हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फायर सेफ्टी कोर्सेस। आइए, मैं अजय कुमार जो है आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो है इंस्पेक्शन टेक्निक्स फॉर प्लांट वेसल्स एंड प्रोसीड्योर्स। जैसा कि आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि मैं रेगुलर आपसे कांटेक्ट में बना हूँ और आप लोगों को जो है इंस्पेक्शन चेकलिस्ट एंड बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप को रिक्वायर्ड है अपने इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करने के लिए फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से। कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने चेकलिस्ट को बनाएं, जैसे प्रिपेयर करें, और भी सेफ्टी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए, मैं आज एक नए टॉपिक लेकर के आया हूँ आपके सामने, इंस्पेक्शन टेक्निक्स फॉर प्लांट वेसल्स एंड प्रोसीड्योर्स। तो आगे हम लोग है जो देखेंगे कि किस तरीके से जो अपने प्लांट में, इंडस्ट्री में, अगर आप कहीं पर भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कहीं पर भी आपका इंडस्ट्री है, चाहे वो केमिकल प्लांट हो, सीमेंट प्लांट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोसेस यूनिट हो, किसी भी तरह का हो, आपको मैं बिल्कुल ये समराइज करके कुछ मैंने चेक पॉइंट्स बनाए हैं जिसके माध्यम से आप अपने प्लांट इंडस्ट्री में कहीं पर भी जो वर्क हो रहा हो, मेंटेनेंस है, उसका थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, जो भी टेस्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू सेफ्टी नॉर्म्स, वो सारे चीज़ें जो हैं आप इन स्टेप्स को अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत इजीली इन सब चीज़ों को आप अपने इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट करके अपने साइट को सेफ बना सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर कि प्लांट इंस्पेक्शन के लिए हमें किन किन एरियाज़ को कवर करना पड़ता है और किस किस एरिया में अगर हम वर्क करेंगे तो हमारा जो इंस्पेक्शन ऑडिट्स जो भी है, हमारा साइट बिल्कुल सेफ हो सकता है। जैसे कुछ मैंने लिखे हैं इंस्पेक्शन एरियाज़। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको इस जो मैंने ये समरी बनाया है, आप देख सकते हो कि बहुत ही बिल्कुल शॉर्ट करके मैंने इस समरी को बनाया है, और ये समरी को अगर आप समझ जाते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से अपने प्लांट की जो सुरक्षा है उसको आप मजबूत कर सकते हैं और अपने आप को भी आप इंडस्ट्री में प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ प्रोसेस एंड स्टोरेज। स्टैंडर्ड कंडीशंस ये क्या है दोस्तों, इसमें किन किन टॉपिक्स को रखा गया है। जैसे इनिशियल इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड कंडीशंस मीन्स आपकी जो इंडस्ट्री है उसका स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जहाँ पर आप मौजूद हैं उसका कंडीशन क्या है, कितना पुराना है, किस रेगुलेशंस के हिसाब से बना हुआ है, उसमें क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना था, क्या क्या फॉलो नहीं करना था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो कि आपको उसके डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो आइए जो है इसमें जो है हम देखते हैं कि इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमें किसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप किसी प्लांट या वेसल्स या किसी चीज़ में अगर आप वर्क करा रहे हैं, मेंटेनेंस का वर्क करा रहे हैं या फिर उसका शटडाउन लेना है, तो वो उसके इनिशियल इन्फॉर्मेशंस जो भी आपके प्लांट है, रनिंग प्लांट्स हैं, उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसका रेगुलर जो है मेंटेनेंस क्वार्टरली है, एनुअली है, 6 मंथली है, ये कैसे कैसे होना है और इसके शेड्यूल्स क्या क्या हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वहाँ का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे ध्यान देते हैं और शेड्यूल्स को फॉलो करके अपना प्रिकॉशंस के साथ अगर आप काम करवाते रहते हैं, इंडस्ट्री में अगर आपका काम होता रहता है, तो एक्सीडेंट्स के चांसेस जो है वेसल्स, टैंक्स वगैरह में बहुत ही कम हो जाता है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ के प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, मतलब आपको प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, वहाँ क्या काम हो रहा है। जैसे बहुत सारे बॉयलर्स हैं, टैंक लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि जैसे कि एक कैम्फर मीन्स कपूर बन रहा है, तो कपूर बन रहा है तो वहाँ पर है जो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी इंटीग्रेटेड हैं जिसके साथ में मर्जर करके हर चीज़ों को, नए नए प्रोडक्ट्स को कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। उसके लिए कई वेसल्स लगे हैं, कई बॉयलर्स लगे हैं, कई फिल्टर्स लगे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा हुआ है। दीज ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज़ें जो भी लगी हुई है उस प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडस्ट्री में वहाँ क्या क्या काम हो रहे हैं, कौन कौन से लोकेशन पे वो काम किए जा रहे हैं। अगर आपको इसकी जानकारी है तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ लगी हुई है, उसके क्या कैपेसिटी है, ईच एंड एवरीथिंग, उसके मेंटेनेंस शेड्यूल क्या है, उसके मेंटेनेंस की टीम कौन सी है, मेंटेनेंस करने वाली जो टीम है वो हमारे ट्रेंड हैं या नहीं है, अनट्रेंड हैं,
सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दीज ऑल द थिंग्स आपको ईच एंड एवरी थिंग को बिल्कुल ही पकड़ के रखना है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर एग्रेसिव रख के जितनी मैक्सिमम है आप अपने HSE प्रोसीड्यूर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो भी वहाँ पर आपका प्लांट में प्रेशर वेसल्स है, प्रोसेसिंग चीज़ें चल रही है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके बारे में भी आपको ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए कि उसका जो है ऑपरेट करने का सिस्टम क्या है, शेड्यूल्स क्या हैं। अगर मान लीजिए किसी बॉयलर या वेसल्स के लिए अगर रिक्वायर्ड है कि वहाँ करंट प्यूरीफाई होकर 440 वोल्ट मिलना चाहिए, तो वहाँ पर जो है 11,000 या फिर 1100 करंट नहीं होना चाहिए। दिस ऑल थिंग, वैसे तो ये जिम्मेदारी बनती है टेक्निकल जो टीम वहाँ पर वर्क कर रही है उसकी, बट फिर भी आपको इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि इस प्रोसीड्यूर्स को कैसे कैसे फॉलो किया जा रहा है। अगर दोस्तों आप थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होते हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाता है कि इसके ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जो जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकली हो चाहे वो कैसे भी हों, न्यूमेटिकली हो, तो उसमें दोस्तों कंपनी द्वारा मेंशन किया रहता है कि उसके ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, सेफ ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत इंसिडेंट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर आपका ऑपरेटर एजुकेटेड नहीं है, उसका जो बंदा ऑपरेट कर रहा है, सडन शिफ्ट जो नए शिफ्ट में बंदा आया, अगर उसका ट्रेनिंग नहीं है, उसको पता नहीं है कि इसे कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, तो ऐसे कंडीशंस पे कई बार क्या है, हादसा होने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए प्रेशर वेसल्स है, उसमें अगर प्रेशर बढ़ गया, उसने जो है ऑटोमेटिक वाल्व काम नहीं कर रहा, मैनुअली उसने ऑपरेट नहीं किया, उसने प्रेशर गेज को नहीं देखा कि ये ऑटो वाला ऑपरेट नहीं हुआ है, अगर वो मैनुअल में ऑपरेट करना है, ऑपरेट नहीं किया, किसी रीज़न से वो समझ नहीं पाया सिग्नल्स को, साइंस को, तो हो सकता है कि ऐसे में इंसिडेंट या एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस भी आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने जो टीम वर्कर्स हैं, जो टीम्स हैं, उसको सारा इंस्ट्रक्शन देना बहुत ज़रूरी है। आइए हमको देखते हैं प्लांट इंटीग्रिटी। प्लांट इंटीग्रिटी में क्या है दोस्तों, जैसे सेफ वर्किंग लिमिट्स, जो भी हमारा प्रेशर वेसल्स है या फिर हमारे पास में प्लांट है, जो भी है हमारा प्रोसीड्यूर्स फॉलो कर रहे हैं, उसमें क्या होता है, हर एक इक्विपमेंट का एक लिमिट होता है, सेफ वर्किंग लिमिट। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि अगर आपके पास हाइड्रा है, क्रेन है या भी किसी तरह का इक्विपमेंट है, हर किसी का, जैसे मान लीजिए प्रेशर वेसल्स है, बॉयलर है या टैंक है, तो हर किसी में वो मेंशन होता है कि ये कितनी कैपेसिटी तक प्रेशर को झेल सकता है, आप इस पर कितना प्रेशर आप दे सकते हैं। ये एनुअली इसका इंस्पेक्शन होना चाहिए और एनुअली इसका जो भी प्रेशर है, इसकी कैपेसिटी है, रिड्यूस होती जाएगी। कितने टाइम में इसको आपको रिप्लेस करना है या फिर इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहना, सारे शेड्यूल्स जो हैं उसमें सेफ वर्किंग लिमिट्स उसके दिए रहते हैं। जैसे आपने थर्ड पार्टी से किसी बॉयलर का अगर टेस्ट कराया, तो बॉयलर का अगर टेस्ट करते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी बॉयलर की कैपेसिटी है कि वो 5 टन का जो प्रोडक्ट को जो है वहाँ पर नियर अबाउट 3 आवर्स या 4 आवर्स का प्रोसेसिंग है वहाँ अगर कर सकता है, तो उसकी लिमिट ऑब्वियसली डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो कम होती जाएगी। और इसको इम्प्रूव करने के लिए इसके शेड्यूल मेंटेनेंस या फिर जो भी रिप्लेसमेंट की जो चीज़ें हैं वो लगाने की हैं, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए सेफ वर्किंग लिमिट्स उसमें दिया रहता है। अगर जैसे कि मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कि एक हाइड्रा क्रेन वगैरह है, अगर आप उसकी 12 टन की कैपेसिटी अगर 14 टन उठाएंगे तो डायरेक्टली क्या हो सकता है, ऑब्वियसली वो कोलैप्स करेगा, वायर्स ड्रॉप स्लिंग टूट सकते हैं, हो सकता है कि वो कहीं पे सरफेस पे झटका लगे, आप उसको लोड को मूव कर रहा है बंदा, तो वो एक्सीडेंट होके हाइड्रा जो है कोलैप्स कर जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे में क्या है कि जान माल का नुकसान होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए सेफ वर्किंग लिमिट्स जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करें। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में प्रेशर कुकर सभी के पास होता है, और प्रेशर कुकर में दोस्तों क्या होता है, एक सीटी लगी होती है कि सर्टेन टाइम के बाद अगर वो इतना प्रेशर हो गया तो वो सीटी खुल जाएगी और उसमें से गैस रिलीज हो जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ भी रहते हैं, वेंट होल दिए रहते हैं कहीं पर भी, अगर आप वेसल्स में हैं, किसी प्लांट में, प्रोसेसिंग में, तो हर चीज़ों का एक सेफ वर्किंग लिमिट दिया रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन,
आपने देखा होगा कि इंडियन ऑयल्स या HPCL या BPCL के जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं जो पोर्टेबल मूवमेंट करते हैं, ऐसे में क्या है कि जैसे जो गाड़ी की जो व्हीकल की जो चेसिस होती है उसके अकॉर्डिंग उसका टैंक कैपेसिटी वगैरह सारा कुछ डिटरमाइन करके ही उसको इंस्टॉल किया था, उस पर असेंबल किया था। अगर मान लीजिए आपके टैंक का जो कैपेसिटी है आपके चेसिस के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर 20 टन का कैपेसिटी का अगर वहाँ पर आप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, 20 टन जो है उसमें लीटर या फिर जो भी फ्यूल अगर स्टोर करने का है, अगर वहाँ 25 टन का अगर कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द व्हीकल। उसमें क्या होगा कि लोड पड़ेगा ज़्यादा, तो टायर ब्रस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सल उसमें जो इंजन में जो घूम रहा है उस पर लोड बढ़ जाता है, इंजन पे लोड बढ़ जाता है, उसके जो पट्टे लगे हुए हैं उस पर लोड बढ़ जाता है, तो हर चीज़ों पर दोस्तों लोड बढ़ जाता है। और ऐसे में क्या है, अगर कोई भी चीज़ पार्ट अगर आपका डैमेज हो गया तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। इसलिए क्या है कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान देना है। जैसे कि अगर आपका किसी भी तरह का वेसल है, अगर आपका वेसल जो है 5 टन का है या फिर वो 10 टन का कैपेसिटी का है, ऐसा नहीं कि उस वेसल को अगर हम शेड्यूल मेंटेनेंस में गया, पुराना हो गया है, तो उसे हम क्या करते हैं कि रिप्लेस करके बढ़ा दिया। एक काम करो, यहाँ से वो मटेरियल कट कर दो, उसके बाद उसको जो है हम खुद से जॉइंटिंग कर देंगे, वहाँ पैचेस लगा देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। कभी भी जो है शेड्यूल मेंटेनेंस या फिर ऐसा रिपेयर का वर्क आता है तो कुछ एजेंसीज़ होती हैं जो स्पेशली इसी पे वर्क करती हैं, उसका टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस करने के बाद ही देता है दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन को कभी भी मॉडिफाई करके किसी भी चीज़ को आप प्लांट एंड इंडस्ट्री में इस्तेमाल ना करें। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट। इंस्पेक्शन एंड टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास किसी भी तरह का इक्विपमेंट या वेसल्स वगैरह है तो कि इसका इंस्पेक्शन और टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंस्पेक्शन क्या है, आप दोस्तों कॉम्पिटेंट पर्सन तो नहीं हैं, बट इसके जो कंपनी से जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आप उसको रिव्यू करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, और कंपनी में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ऑन कॉल या फिर मेल डाल करके कि सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो आपने इशूज़ किए हैं वो दिस टाइम टू दिस टाइम तक वो वैलिड हैं कि नहीं। These all the things. प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। दोस्तों जब प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की बात करें तो प्रेशर वेसल्स वगैरह में क्या रहता है कि वहाँ पर जो भी प्रोसेस में चल रहा है, केमिकल है या फिर किसी भी तरह का रेसिड्यूल है, किसी भी तरह का फिल्टरिंग यूनिट बना हुआ है, तो वहाँ पर क्या है कि एक सर्टेन हर एक वेसल्स का एक प्रेशर होता है। जैसे मैं बात करूँ, आप हाइड्रेंट सिस्टम जो बड़े पैमाने पर लगा रहता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रेशर वेसल्स लगे होते हैं ताकि वो लाइन में प्रेशर को मेंटेन कर सके। जो पानी का प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है, अगर मेन लाइन है, अगर मान लीजिए कि आपका पूरा लाइन 1 किलोमीटर के दायरे में घूम रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों कि पंप के माध्यम से वो वहाँ प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या है, जहाँ आपका पंप हाउस होता है वहाँ पर प्रेशर वेसल भी दिया जाता है, और प्रेशर वेसल का यही काम है कि अगर वहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर है तो वो प्रेशर जो है वेंट वाल्व जो दिया रहता है उससे वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है। इसलिए क्या है कि प्रोटेक्टिव डिवाइसेस जो भी दिए हुए हैं, जैसे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस वहाँ हमने इसकी बात करी, कहीं पे उसके लिए सायरन्स भी लगे हुए हैं कि अगर वहाँ पर डिवाइस एक्टिवेट नहीं हुआ, एयर रिलीज नहीं हुआ या प्रेशर रिलीज नहीं हुआ, एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो वो वाइब्रेशन या फिर साउंड करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ पर अलार्म बजने स्टार्ट हो जाएंगे कि अब ये खतरा हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि ये बॉयलर फट भी जाए या कुछ भी हो सकने के चांसेस है। तो डेंजर अलार्म भी वहाँ मौजूद होते हैं। इसलिए प्रोटेक्टिव डिवाइस वहाँ पर लगे होते हैं जहाँ पर आपका किसी भी प्लांट है, कोई भी प्रेशर वेसल्स वगैरह वहाँ पर आपका चल रहा है, लगा हुआ है। इंस्पेक्शन मेंटेनेंस क्या है दोस्तों, हर एक यूनिट, जैसे कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो हर जगह क्या है कि हर चीज़ों का, हर एक इक्विपमेंट का, एसी प्लांट हो, वेसल्स हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ उनका क्या रहता है, शेड्यूल मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं कि प्लांट को आधा हाफ शट डाउन किया जाता है प्रॉपरली। जैसे कि इस मंथ में हमने इस यूनिट को बंद किया, इसका पूरा मेंटेनेंस का हम काम को निपटा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट का जो है हम इधर चालू करके इसको बंद करने के बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही मेंटेनेंस कराना है। ऐसा नहीं कि प्रेशर है कि अब जैसे अब गर्मियों का टाइम आ गया, अब जितने कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनियां हैं, कोको कोला है, इस सभी में जो है जितने प्रोसेसिंग हो रहे हैं, बॉयलर्स वगैरह चल रहे हैं, इनके प्रोडक्शन बहुत फास्ट कर दिए जाते हैं
और शेड्यूल मेंटेनेंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस कम हो जाता है। ऐसे में क्या है कि कंपनी को ठंड में अगर बिज़नेस नहीं होता तो गर्मियों में सेल्स करने का जो है मौका इनको ज़्यादा मिलता है, इसलिए थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर होता है। तो ऐसे में क्या है कि शेड्यूल मेंटेनेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीनें ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं। ऐसे में क्या है कि उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं किया गया तो इंसिडेंट्स एक्सीडेंट्स के किसी भी तरह के हादसा होने का चांसेस बढ़ जाएगा। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जैसे आप किसी प्लांट में अगर आप एज ए EHS ऑफिसर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर तो क्या है कि हर तरह का ये सिस्टम्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज लगे हुए हैं। तो उसके लिए आपको प्लान कर लेना है कि आपके पास क्या होना चाहिए, कि आपने एक चार्ट बना लिया पूरे मंथ में कि आपको सर्टेन एरिया में जो वीकली बेसिस पे जो जिस एरिया का इंचार्ज है, वर्क इंचार्ज है, वहाँ टीमें काम कर रही है, उसके साथ शेड्यूल फिक्स कर लेना कि मुझे इस एरिया में इतने दिन में आपके इंस्पेक्शन, शेड्यूल इंस्पेक्शन करने हैं, कि आपका वहाँ पर जो है, यहाँ पर केमिकल प्रोसेसिंग है, वहाँ क्लीनिंग का सिस्टम क्या है, सेफ्टी का सिस्टम क्या है, वेंटिलेशन का सिस्टम क्या है, लाइटिंग का सिस्टम क्या है, इल्यूमिनेशन प्रॉपर है नहीं है, नाइट शिफ्ट में कैसे काम हो रहा है। आप जो अगर वर्क कर रहे हैं कोई बंदा, तो वहाँ PPEs पहन के काम कर रहा है नहीं कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ जो है चेकआउट करने के लिए आपके पास में क्या दोस्तों, ये एक शेड्यूल होना चाहिए, ताकि जो है आप इंस्पेक्शन और टेस्टिंग वहाँ पर कर सकें। इंस्पेक्शन अथॉरिटी, ये तो आप साइड पे वर्बल फिजिकल जो है आप सिर्फ कर सकते हैं इंस्पेक्शंस, बट इंस्पेक्शन अथॉरिटी, जैसे कि अभी मान लिया किसी ने कहा कि भाई हमारा तो अभी ये 30 तारीख को इसकी वैलिडिटी ख़त्म होने जा रही है, तो अभी हमारे पास में 5 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि आपके पास इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो टीम है, जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, आपके बॉयलर हैं, आपके हॉस्ट हैं, और आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं, सभी के जो अगर आपके करने हैं टेस्ट, तो वहाँ पर जो है क्या करते हैं दोस्तों कि इंस्पेक्शन अथॉरिटी जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होते हैं, चार्टर्ड इंजीनियर, वही जो सर्टिफाइड पर्सन है, वही आपका जो है बंदा इंस्पेक्शन अथॉरिटी है, जिसके माध्यम से इक्विपमेंट्स वगैरह का आप टेस्ट करवा सकते हैं। आइए देखते हैं इवेल्यूएशन ऑफ प्लांट इंटीग्रिटी। इसमें क्या करते हैं हम लोग, प्लांट का थोड़ा सा इवेल्यूशन करते हैं। जैसे कि हमारा वेसल, क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे किस तरह का क्षेत्र है, जैसे कहीं हो सकता है वेसल्स हो, पाइपलाइन हो। ये मैंने जो बताया आपको ना, ये जो इंस्पेक्शन एरिया है सिर्फ प्लांट का नहीं है, ये आप अपने जहाँ पर भी कार्य क्षेत्र है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जहाँ पर अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र है, तो कंस्ट्रक्शन या प्लांट का क्षेत्र है, तो वहाँ पर जो उसके डिज़ाइन है वहाँ भी मिलेंगे। ये सेफ वर्किंग लिमिट्स वहाँ भी आपको फॉलो करने होंगे। सेफ्टी बेल्ट में एक बंदा जाना है तो दो बंदा नहीं जा सकता लटक करके। दीज ऑल द थिंग्स आपको इसको समझना है कि आपको किस तरीके से अपने साइड पे आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पाइपलाइंस हैं, जैसे अगर किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट है प्लांट में क्या है, तो वहाँ पर आपका बॉयलर लगा है, तो हर जगह केमिकल्स, वाटर और जो भी चीज़ें हैं, फ्यूल वगैरह, सारा जो है पाइपलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है और पाइपलाइन हर जगह कनेक्टेड है। ऐसे में क्या है कि ये जितने भी पाइपलाइंस होते हैं, इनका जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, टाइम टू टाइम इसका रिप्लेसमेंट, इसके वाल्व का रिप्लेसमेंट, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, दीज ऑल द थिंग्स, प्रेशर गेज, हर चीज़ लगे हुए हैं, एल्बो है, टी है, जॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब पाइपलाइंस का भी इंस्पेक्शन और टाइम टू टाइम टेस्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। पंप एंड एंसिलरी, ये जो पंप्स और एंसिलरीज वगैरह जो हैं, ये सारे यूनिट्स में लगे हुए हैं, क्योंकि दोस्तों बॉयलर से अगर निकल के अगर कोई भी चीज़ जा रहा है तो नॉर्मली वो नहीं जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं पंपिंग यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रेशर वगैरह अगर चाहिए तभी जो है वो आपका फ्लूइड इसमें से जो निकल रहा है वो अपने डिज़ायर्ड लोकेशन जहाँ पर आपने फिक्स किया वहाँ पर जाके स्टोर होगा। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आपको ध्यान में रखनी है। मैनेजमेंट कंट्रोल इक्विपमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल इक्विपमेंट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे कि ये जो मेन पंप हो गया आपका, उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट पंप हो गए, उसके बाद जो हैं आपके जितने बड़े बड़े वाल्व्स हो गए, चैम्बर्स हो गए, दीज ऑल द थिंग्स जो हैं मैनेजमेंट कंट्रोल इक्विपमेंट्स। इन सब चीज़ों को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। हो सकता है कहीं पर जो वॉल अंडरग्राउंड है तो कन्फाइंड स्पेस भी हो सकता है, ऐसे कंडीशंस में वेंटिंग का भी आपको ध्यान रखना है। और जो वहाँ पर जो है केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लांट वेसल्स हैं, तो वहाँ पर आपका ऑक्सीजन लेवल भी अगर कम होता है तो ऐसे कंडीशंस में वो भी ध्यान रखते हुए ही काम को आगे बढ़ाना है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, कभी भी अगर मॉडिफिकेशन होता है प्लांट का तो उसमें भी आपको
आपका रोल बहुत अहम होता है। मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि प्लांट ने कहा कि भाई हमारा भी इस पार्ट का एक्सटेंशन करना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि स्ट्रक्चर पहले से बना हो, स्ट्रक्चर बनेगा, नए इक्विपमेंट्स आएंगे, नए मशीनरीज आएगा, तो वहाँ पर हैवी इक्विपमेंट्स और मशीनरी का मूवमेंट रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है और सेफ तरीके से जो है वहाँ पर आपको हर एक एक्टिविटी को परफॉर्म करवाना है, चाहे तो वो लोडिंग हो, अनलोडिंग हो, वेल्डिंग हो या कटिंग हो, किसी भी तरह की एक्टिविटी हो तो आपको बिल्कुल वहाँ पर चूकना नहीं है। जो मैं आपको कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से, जो ऑलरेडी मैंने JSA वगैरह आपको बताया है, आप इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने साइट को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रोसेस डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये एक जो पार्ट बनाया वेरिएबल्स, वहाँ वेरिएबल्स क्या क्या चीज़ें हैं। वेरिएबल का मतलब क्या है दोस्तों, परिवर्तन होने वाली चीज़ है। अगर वहाँ पर किसी भी तरह कोई भी परिवर्तन होने वाला चीज़ है तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर किन किन चीज़ों का रिप्लेसमेंट होना है, टाइम से रिप्लेसमेंट हो जाए। अगर किसी चीज़ का मेंटेनेंस होना है, रिप्लेसमेंट होना है, तो वो अपने समय से रिप्लेसमेंट वगैरह हो जाए। प्रोसेस केमिस्ट्री, आपके वहाँ पर जो प्रोसेस केमिस्ट्री है आपको उससे भी ध्यान रखना है कि इसमें किस तरीके का केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। अगर डेंजरस केमिकल्स है, H2SO4 है, और भी कई तरह के हैं, इथाइल है, मिथाइल है और मिथाइल प्रोपेन है, तो दीज ऑल द थिंग्स, फिनाइल है, इन सब चीज़ों का जो है ट्रांसपोर्टेशन है या फिर उसका हैंडलिंग है केमिकल्स का, तो इन सब चीज़ों का भी आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना है और इनके प्रोसीड्योर को और MSDS का जो इसमें सिस्टम रहता है इन सब को हैंडलिंग करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही MSDS को फॉलो करते हुए इन सब सिस्टम्स को आपको इम्प्लीमेंट करना है। प्रेशर, टेम्परेचर, बॉयलर वेसल्स वगैरह है, उसमें सर्टेन टेम्परेचर की भी रेटिंग्स रहती हैं कि इतने टेम्परेचर तक ही इसको ऑपरेट करना, अदरवाइज इसके क्या होगा कि ये ऑटो में शट डाउन हो जाएगा। जनरल सी बात है कि ये सब चीज़ें बड़े लेवल पे काम होता है, तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मशीनरी कंपनी द्वारा इंस्टॉल किया जाता है, उसमें असेंबल्ड रहते हैं। और कई बार क्या होता है दोस्तों कि जो हादसे होते हैं, कई बार हम सुनते हैं कि वहाँ बॉयलर फट गया, वहाँ पर ये हो गया, वहाँ प्रेशर वेसल्स था वो बस्ट हो गया, तो ऐसे में कई लोगों को जो है नुकसान हो गया, जान मान का भी नुकसान हो गया। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जो ये सब चीज़ें हैं, सेफ्टी डिवाइसेस अगर ये एक्टिव नहीं होते, ये काम नहीं करते, ऑटोमेटिकली शटडाउन नहीं होता, तो ऐसे कंडीशंस में ही हादसे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका लेवल, फ्लो रेट, जो वहाँ पर लिक्विड्स वगैरह दिया है उसके क्या फ्लो रेट्स हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट अगर किसी के रिगार्डिंग होता है, जैसे आप प्लांट में हैं, वेसल्स में हैं, या फिर किसी तरह का कोई प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहे हैं, ऐसे कंडीशंस में जब किसी भी तरह का कोई अगर फेल्योर हो तो उसके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। तो आप दोस्तों, आप जैसे कि आप टैंक की बात करें तो किसी प्रेशर वेसल में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको ये एजम्पशन पहले सोचना होगा, ये पहले विचार करना होगा कि अगर यहाँ इंसिडेंट हुआ तो उसके इम्पैक्ट कितने होंगे। शटडाउन्स के लिए ऐसा है कि जैसे कि आपने देखा कि हमने प्लांट और वेसल्स वगैरह की बात करी जहाँ पर हर चीज़ में, तो दोस्तों जो भी रनिंग प्लांट्स होते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज़ ऐसे हैं, उसमें क्या है कि शटडाउन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि शटडाउन्स कब लेते हैं, जब इंडस्ट्री का हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि अभी जो ये चीज़ें आज रिपेयर होनी थी या रिप्लेसमेंट होना था, उसका रिप्लेसमेंट होकर के नई चीज़ों का वहाँ पर डिप्लॉय हो जाना, दैट इज़ शटडाउन। जैसे बड़े एजेंसीज़ की बात करें तो जैसे कि ऑयल एंड गैस में क्या होता है कि जितने रिफाइनरीज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, हर जगह पे दोस्तों शटडाउन लिया जाता है। शटडाउन में बड़े जो भी मशीनरीज हैं उसका मेंटेनेंस या फिर उसका जो रिपेयर रिप्लेसमेंट जो भी करने हैं, वो शटडाउन का एक्टिविटी को आप कैरी करके इसको पूरा कर सकते हैं। और शटडाउन्स की एक्टिविटी जब करते हैं तो काफ़ी बड़ी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, इसमें आपको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है और आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ऑपरेटर्स एरर, जैसा कि ऑपरेटर एरर्स में देखते हैं कि सेंसरी फेल्योर। जब सेंसरी फेल्योर का मतलब क्या है कि आपके पास सारे मशीनें लगे हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में है, वाल्व्स हैं, इधर हैं उधर हैं, हर चीज़ लगी है, हर तरह का एक्सेसरीज लगा हुआ है। अगर वहाँ पर सेंसर फेलियर होता है तो सारा ऑपरेशन भी आपका फेलियर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को भी काफ़ी ध्यान में रखते हुए इनका इंस्पेक्शन और टेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेलियर इन लॉजिक, फेलियर इन लॉजिक का क्या मतलब है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स गियर्स लगे हैं वो सारे
कहीं अगर फेल होते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रख करके इसके रिगार्डिंग आपको इसके प्रोसीडियर के ऊपर भी आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ये दोस्तों जो पॉइंट है फेल्योर टू एक्ट प्रॉपरली, इसका मतलब ये है कि जब अगर आपका कोई भी वर्क अगर कहीं पे फेल्योर होता है, कहीं घटनाएं होती हैं, ऐसे सिचुएशंस में आपको हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहाँ पर तैयार होना पड़ता है। आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना कर रखनी पड़ती है कि अगर यहाँ पर मैं ये शटडाउन चल रहा है, किसी तरह का कोई लैप्सेस हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया, तो उस वक्त क्या करेंगे। ऐसे सिचुएशंस में कहीं कुछ गैस लीकेज हो गया, कहीं पर ऑयल स्पिलेज हो गया, तो उस मोमेंट पे मुझे क्या करना है, क्या क्या तैयारियाँ आपको रखनी है कि आप ऐसे सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएँ। और अगर आप जितना कॉन्फिडेंट होकर के अपने डॉक्यूमेंट्स वर्क को स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो आपकी जो तैयारियां हैं फेल्योर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दोस्तों जितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन प्रोसीड्योर का रहेगा उतना बेहतर वर्क वहाँ पर निकल के आगे आएगा। और ऐसे में क्या है, इमरजेंसी प्रोसीड्योर तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि ऐसे में जो है इमरजेंसी होने पे आपके पास क्या क्या इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान ये आपके पास होना चाहिए कि इन केस अगर किसी तरह का इमरजेंसी आता है तो मुझे इमरजेंसी में कैसे हैंडल करना है। दोस्तों इमरजेंसी कई तरह की होती हैं, जैसे कि बताएं कि जैसे कई बार होता है कि आपका वर्क कैसा है, सिविल कंस्ट्रक्शन है, देन द इमरजेंसी विल बी डिफरेंट। ऑयल एंड गैस में अगर शटडाउन एक्टिविटी है, द इमरजेंसी विल बी डिफरेंट। कहीं ना कहीं कुछ हादसा ज़रूर होगा, दैट इज़ द इमरजेंसी। कहीं पर कुछ स्पिलेज हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर फैटल हो, फैटल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऐसे में क्या है कि आपके पास इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान अकॉर्डिंग टू वर्क होना बहुत ज़रूरी है। एंड फाइनल इज़ फायर प्रिकॉशंस। अगर आप किसी भी तरह का प्रेशर वेसल्स या फिर प्लांट या फिर किसी बॉयलर या फिर किसी चीज़ में ऐसे में कन्फाइंड स्पेस के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो ऐसे में क्या है कि फायर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। फायर इट मीन्स कि स्मॉल फायर तो नहीं होगा, बड़े फायर होंगे या फिर एक्सप्लोजन होने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपने क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। अगर फायर का चांसेस बहुत ज़्यादा है तो आपके पास छोटे जो फायर टेंडर्स होते हैं आप उसका अरेंजमेंट करें, जो भी कॉरपोरेशन में है या फिर आपकी इंडस्ट्री में अगर मौजूद है तो उसका इस्तेमाल रखना है। अगर केमिकल का आप वहाँ पर ये यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, केमिकल फायर हो सकता है, ऑयल फायर हो सकता है, डीजल फायर हो सकता है, तो आपके पास फोम के जो टेंडर्स हैं वो रखें या फिर बड़े वाले फोम एक्सटिंग्विशर्स का भी आप वहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं ताकि जो है इन केस ऑफ फायर, पैसिव फायर में आपको ये काम आए। तो दोस्तों मैंने जो है आज इंस्पेक्शन टेक्निक्स फॉर प्लांट वेसल्स एंड प्रोसीड्योर्स के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और कई लोग जो न्यूली कमर्स हैं, जो इस फील्ड में नए काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा जो एक्सपीरियंस है इससे साझा करूँगा कि आप अपने साइट को सुरक्षित बनाने के लिए किन किन स्टेप्स का आप सामना करके जो है फॉलो करके आप अपने साइट को सेफ बना सकते हैं। थैंक यू।